नमस्कार दोस्तों, मैं रामलाल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी विथ रामलाल चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान की प्रस्तावना पर। तो संविधान की प्रस्तावना पर सबसे पहले हम बात करेंगे। संविधान की प्रस्तावना पर प्रस्तावना का सबसे पहले विचार है वो लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना का विचार लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली गई थी आयरलैंड से। और जो हमारे भारत की जो प्रस्तावना का आधार है वो है उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव हमारी संविधान की प्रस्तावना का आधार है। अब इस प्रस्तावना हम क्या क्या किन किन बातों पर चर्चा करेंगे, तो उसमें प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है, ये कब लागू हुई थी, और इसका विस्तार से वर्णन भी करेंगे। इसमें क्या क्या दे रखा है, क्या क्या देने रखा है। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रत्येक संविधान होता है, चाहे भारत का संविधान हो, चाहे अमेरिका का संविधान हो या आयरलैंड का संविधान हो। जैसे संविधान प्रारंभ होता है तो सबसे पहले उसमें क्या होती है, एक प्रस्तावना होती है। क्या होती है उसमें? प्रस्तावना होती है। और इस प्रस्तावना के अंदर जो संविधान के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को और उनके जो प्रयोजन होते हैं, उन प्रयोजनों को स्पष्ट किया जाता है। और ये राष्ट्र के जीवन की एक अभिव्यक्ति और दर्शन, राष्ट्र के जीवन के दर्शन की क्या होती है, एक अभिव्यक्ति होती है। दोस्तों, सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है, उस संविधान के अंदर प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। तो सबसे पहले कब शामिल किया गया था? सबसे पहले किस देश के संविधान द्वारा प्रस्तावना को शामिल किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा सबसे पहले प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। उसके बाद में अन्य देशों ने अपनाया, जिसमें भारत भी क्या था, शामिल था। तो भारत में भी बाद में जब भारत का संविधान बना तो उस समय प्रस्तावना को संविधान में जोड़ा गया था। सबसे पहले प्रस्तावना का जो उद्देश्य था वो किसने रखा, किस प्रकार से प्रस्तावना बनी? तो सबसे पहले जो संविधान सभा की बैठकें होती थी, उसमें एक बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। उसी बैठक के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा था, और उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा तो गया था 13 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा ने इसको प्रस्ताव किया था, पारित किया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने इसे क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में हमारे संविधान की क्या बनी थी, प्रस्तावना बनी थी। तो संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण इसको क्या कहते हैं, हम उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्रस्तावना को? उद्देशिका। तो प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या है? उद्देशिका। जिस दिन संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था वो तारीख थी 22 जनवरी 1947, और 22 जनवरी 1947 को ही संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था मोहनलाल सक्सेना। इन्हीं मोहनलाल सक्सेना ने उद्देश्य प्रस्ताव का क्या किया था, उर्दू में अनुवाद किया था। किस में अनुवाद किया था? उर्दू में। तो यहाँ से प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू में अनुवाद किसने किया था? तो किया था मोहनलाल सक्सेना ने। कब किया था? मोहनलाल सक्सेना। और कब किया था? 22 जनवरी 1947 को किया था। कब किया था? 22 जनवरी 1947 को। जैसे उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार भी हो गया था और ये बाद में संविधान की प्रस्तावना बनी, तो इसी प्रस्तावना को संविधान ने कब स्वीकार किया था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। संविधान सभा ने 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को स्वीकार किया था। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। और यही बाद में प्रस्तावना है वो 26 जनवरी 1950 को जैसे भारत का संविधान लागू हुआ, उसी समय उसी के साथ साथ प्रस्तावना भी क्या हो गई थी, लागू हो गई थी। क्या हो गई थी? लागू, प्रस्तावना लागू हो गई थी। तो प्रस्तावना को संविधान सभा ने स्वीकार तो किया था 17 अक्टूबर 1949 को, और प्रस्तावना लागू हुई थी 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार आया? कुल 2 बार उल्लेख किया है। कितनी बार उल्लेख किया गया है? 2 बार उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार। भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार उल्लेख हुआ है।
और प्रस्तावना में जो संशोधन हुए वो तो अब तक एक संशोधन हुआ। कितने संशोधन हुए थे? मात्र एक संशोधन हुआ था, और वो संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। कब हुआ था प्रस्तावना में संशोधन? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत की प्रस्तावना में एक संशोधन किया गया था, और उसी संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कितने नए शब्द जोड़े गए थे? 3 नए शब्द जोड़े गए थे। वो 3 कौन कौन से शब्द थे? तो एक था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। इन तीनों शब्दों को हमारे को क्रमश से याद रखना है, मतलब कंटिन्यू। इससे पहले समाजवादी आएगा, बाद में पंथ निरपेक्ष आएगा, और बाद में अखंडता आएगा। क्या आएगा? अखंडता आएगा। अब जो ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, तो ये जो 3 शब्द जोड़े गए थे, इस समय इस संशोधन को करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, और समिति का नाम था सरदार सवर्ण सिंह। इस समिति का गठन किया गया था मई 1976 में। कब किया गया था? मई 1976 में। और इसी सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान की प्रस्तावना में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था, और 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, वो पूरा का पूरा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ही किया गया था, चाहे उसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए हो या फिर प्रस्तावना में संशोधन किया गया। सारे के सारे जो संशोधन हुए थे वो किसके द्वारा हुए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही किए गए थे। अब सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति थी, तो ये सरदार स्वर्ण सिंह थे। उस समय 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था, उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। और इंदिरा गांधी की सरकार में सरदार स्वर्ण सिंह थे, वो क्या थे? प्रतिरक्षा मंत्री थे। क्या, कौन से मंत्री थे? प्रतिरक्षा मंत्री थे। अब प्रस्तावना में एक तिथि का भी उल्लेख किया गया, और उस तिथि का उल्लेख है 26 नवंबर 1949। तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को इसी तिथि को संविधान को अंगीकृत किए जाने का उल्लेख है। प्रस्तावना में क्या है कि हम 26 जनवरी 1950 को संविधान को अंगीकृत करते हैं। प्रस्तावना में अब कौन कौन से शब्द हैं और कौन कौन से शब्द नहीं, उसके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। कि सबसे पहले प्रस्तावना, एक तो लोग, पीपल शब्द का प्रयोग हुआ है, एक नागरिक का हुआ सिटीजन, और एक व्यक्ति पर्सन। इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो देखो, लोग का भी किया गया है, मतलब पर्सन, लोग का मतलब पीपुल, नागरिक, सिटीजन और व्यक्ति पर्सन। इन तीनों शब्दों का उल्लेख हमारे भारत के संविधान में है, लेकिन जनता शब्द का उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो आपको याद रखना किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो सबसे पहले तो हम याद रखेंगे जनता शब्द का उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। किसका प्रयोग नहीं किया गया है? जनता शब्द का प्रयोग भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया। अब भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के ऊपर विश्व के कुछ देशों का प्रभाव भी पड़ा है। तो उसमें हम बात करेंगे किन किन देशों का क्या प्रभाव पड़ा है। तो विश्व की जो महान क्रांतियाँ हुई थी, उन क्रांतियों का प्रभाव भी भारत के संविधान की प्रस्तावना पर पड़ा है। तो कौन कौन की क्रांतियाँ हुई थी, कब हुई थी और उनका क्या प्रभाव पड़ा था? तो विश्व की जो 3 महान क्रांतियाँ हुई थी, उन तीनों क्रांतियों का कहीं ना कहीं संबंध भारत के संविधान की प्रस्तावना के साथ जोड़ा जा सकता है, और उनका प्रभाव भारत के संविधान की प्रस्तावना पर पड़ा था। इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हुई थी अमेरिका की क्रांति, और वो हुई थी 1776 में। कब हुई थी? 1776 में। अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? 1776 में। और इसमें क्या हुआ था? इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को शामिल किया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अमेरिका की क्रांति से संबंधित कौन से शब्द शामिल किए गए थे? तो वो थी राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यक्ति के स्वतंत्रता। फिर बाद में हम बात करते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। फ्रांस की क्रांति से संबंधित कौन से शब्द थे जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जुड़े थे? तो उसमें हम बात करते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। तो 3, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द किस क्रांति से जुड़े हुए हैं? तो हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी उससे। अगली हुई थी रूस की क्रांति। इसे हम कह सकते हैं बोल्शेविक क्रांति भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं पहली साम्यवादी क्रांति। ये हुई थी 1917 में, और इसके द्वारा समाजवादी विचार जुड़े गए। तो समाजवादी विचार किस क्रांति के द्वारा जुड़े गए थे? तो समाजवादी विचार है वो कौन सी क्रांति के द्वारा जुड़े गए थे? समाजवादी विचार है वो रूस की क्रांति के द्वारा जोड़े गए थे। अब हम एक बार पूरी प्रस्तावना को पढ़ेंगे कि प्रस्तावना में क्या है, क्या शब्दों का उल्लेख
किया गया है। तो हम प्रस्तावना को पढ़ना शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को, तो हमने पढ़ा था ना कि भारत शब्द को लेकर कितनी बार हुआ यहाँ, 2 बार आए। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। न्याय तो 3 प्रकार की, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ये 26 नवंबर 1949 तिथि को उल्लेख करता है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इत्यादि द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तीनों शब्द क्रम से याद रखना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तो थी हमारे संविधान की प्रस्तावना पूरी। ये लगभग सभी को कंठस्थ होनी चाहिए और इसके क्रम से शब्द कौन कौन से आते हैं, हर एग्जाम में कहीं न कहीं इसमें पूछा जाता है। तो प्रस्तावना सभी को मुख्य ज़बानी याद होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना के तत्व क्या क्या है। प्रस्तावना के क्या है, तत्व क्या क्या है। तो प्रस्तावना में 4 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। पहला तत्व है संविधान की शक्ति का स्रोत। संविधान की प्रस्तावना का पहला तत्व क्या है? संविधान की शक्ति का स्रोत। अब प्रस्तावना की जो शक्ति है, उस शक्ति का स्रोत क्या है, तो इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता। तो स्रोत कौन हो गया यहाँ पर? भारत की जनता। तो सबसे पहला जो तत्व है वो है संविधान की शक्ति का स्रोत, और संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता। दूसरा, भारत की प्रकृति क्या है। प्रस्तावना कहती है कि भारत की प्रकृति क्या। तो प्रस्तावना कहती है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तो देखो भारत की प्रकृति क्या है, भारत की प्रकृति कैसी है। तो प्रस्तावना कहते हैं कि भारत एक संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। अब हम तीसरे तत्व की बात करते हैं। तो तीसरा तत्व है संविधान के उद्देश्य। तीसरा तत्व क्या है? संविधान के उद्देश्य। अब संविधान के उद्देश्यों में हम बात करेंगे तो संविधान के उद्देश्य क्या क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। संविधान के उद्देश्य कौन कौन से? न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। ये क्या है? संविधान के उद्देश्य। अब अगला तत्व है संविधान अंगीकृत होने की तिथि। मतलब संविधान कब अंगीकृत हुआ था, कब स्वीकार किया गया था। तो संविधान अंगीकृत होने की तिथि है 26 नवंबर 1949। कौन सी तिथि है? 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करता है। कौन सी तिथि है? 26 नवंबर 1949। आज हम यहाँ तक बात करेंगे। तो हमने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा, उसमें कितने संशोधन हुए, कौन से संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, और संविधान की प्रस्तावना के तत्व क्या हैं, इस बारे में हमने चर्चा की। अगली क्लास में हम प्रस्तावना के जितने भी जो प्रस्तावना में शब्द आए हुए हैं उन शब्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक मस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद,